बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। और जनाब आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है, कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी होंगी। जैसा कि सुबह सुबह पूरी घास पे फ्रॉस्टिंग इतनी अनएक्सपेक्टेड थी, यकीन करें गाड़ियों के ऊपर ये फ्रॉस्ट जमी हुई थी जब हम सुबह में बच्चों को ड्रॉप करने के लिए उठे। लेकिन जैसे ही धूप निकलती है ये सब का सब गायब हो जाता है। बहरहाल ये इस बात का इंडिकेशन तो है कि अनकरीब बहुत अच्छी सी सर्दी आने वाली है और ये हमारे प्यारे प्यारे से फूल जो हैं अब हमें बहुत अरसे तक नज़र नहीं आएंगे। और मौसम इस कदर अनप्रिडिक्टेबल है, आजकल कड़ाके की धूप होती है, नेक्स्ट डे ज़बरदस्त किस्म की बारिश होती है कि क्रेविंग होने लगती है कि आप पकोड़े और समोसे खाएं, मगर हम फिर बनाते हैं कबाबों वाले सैंडविच और साथ में मज़ेदार किस्म की चाय। ये भी अच्छा है ना? मुझे लगता है कि अगर आप मसरूफ़ हैं, कहीं काम करते हैं, कहीं बाहर का आना-जाना बहुत है और खाना पकाने को दिल नहीं चाह रहा तो जस्टिफ़ाइड है। लेकिन अगर आप घर पे ही हैं और फिर भी खाना पकाने को दिल ना चाहे, तो ये तो ज़्यादती है। मगर क्या करें, मुझे लगता है कि हर ख़ातून पे ये वाला फ़ेज़ ज़रूर आता है कि जब उसका दिल करता है जल्दी से खाना पक जाए। तो जब मेरा ये दिल करता है तो मैं बनाती हूँ भिंडी। और भिंडी को अच्छी तरह से बड़े से तवे पे मैंने इस दफ़ा फ्राई किया। अपने नॉर्मल तरीके से मैंने सोचा मैं भिंडी नहीं बनाऊँगी, मैं फटाफट एक पैन भिंडी बनाऊँगी जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च होगा। तो भिंडी को बहुत अच्छे से फ्राई किया, उसके साथ ही जो है वो हमने डाल दिए हैं प्याज। मैंने पहले भी बताया है कि मैं भिंडी फ्रोज़न यूज़ करती हूँ, फ्रेश नहीं होती, तो इसलिए इसको तेज़ आंच पे पकाना ज़रूरी है। नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सब भी मैंने प्याज के साथ डाल के तेज़ आंच पे जल्दी 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 सौटे कर लिए। मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि अगर कास्ट आयरन का जंबो साइज़ का आपके पास पैन हो तो कुकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। शायद उसका रीज़न ये है कि हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और पूरा पैन एक जितना गर्म हो जाता है और फटाफट जल्दी जल्दी सारे काम होते हैं। अदरवाइज़ मैं भिंडी अलग से फ्राई करती थी, प्याज अलग से फ्राई करती थी, मसाला अलग से बनाती थी, वो भी सही है। लेकिन उस दिन मुझे भिंडी बनाने में बहुत मज़ा आया। मुझे ऐसा लगा कि 15 से 20 मिनट में ये खाना तैयार हो गया। टमाटर पीस के मैंने इसमें 3 से 4 डाले थे और उनको मैंने साइड में किया, सेंटर में डाल दिया है दही। अब दही का पानी खुश्क होगा तो बस उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। बीच में हमारे बेटे साहब आ गए कि मुझे तो भूख लग रही है, आपका तो खाना बहुत देर में पकेगा। मैंने थोड़े से कबाब फ्राई होने के लिए रखे और चावल थे एक दिन पहले के पड़े हुए, उसमें मगर कोई गोश्त नहीं था। तो मैंने सोचा कि पुलाव के चावल के ऊपर कबाब रख के बहुत मज़ेदार किस्म का खाना बन सकता है। ज़ाहिर है कोई कमी तो है नहीं, है ना? आप लोग मेरे साथ एग्री करते हैं ना? किसी ने मुझे मैसेज में लिखा था कि ऐसा लगता है कि हम आपके साथ किचन में ही खड़े हुए हैं। ऑब्वियसली आप लोग खड़े ही होते हैं मेरे साथ किचन में। तो बस जी भिंडी अच्छे से गल गई, सब कुछ हो गया तो मैंने एंड में इसके अंदर आलू बुखारे डाले और उनको दबा दिया। 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रखूँगी ताकि आलू बुखारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। किसी को अगर आलू बुखारे नज़र नहीं आते हैं तो वो ना डालें, वरना जब भिंडी खाएगा तो बड़ा परेशान होगा जब मुँह में आलू बुखारे की गुठली आएगी। तो इसलिए पहले से बता रही हूँ मैं, पता होना चाहिए कि भिंडी में आलू बुखारे भी हैं। यहाँ पे खट्टी दाल के लिए मसूर की दाल को सब चीज़ें डाल के मैंने प्रेशर कुक कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें डाला है थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा इमली का पानी और इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करके इसको बॉयल दिलाएंगे। हरी मिर्ची और धनिया डालेंगे और इसको बघार देंगे मिर्च, कड़ी पत्ता, ज़ीरा और लहसुन के साथ। आप लोगों को तो अब खट्टी दाल बनानी आ गई होगी, है ना? ये कड़ी पत्ता मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। तो जी इस तरह से तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा खाना हो गया तैयार, अल्हम्दुलिल्लाह। भिंडी बने और उसके साथ रोटियां ना पकें, हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो पब्लिक स्पेशली मांगती है कि मामा आपने रोटी कड़क करके देनी है, यानी कि क्रिस्पी रोटी होनी चाहिए, सख्त हो जाए।
जिसको हमारे बचपन में कहते थे ना सूखी हुई रोटी तो मेरे बच्चे कहते हैं भिंडी के साथ बिल्कुल वैसी रोटी हो। हर दफ़ा वैसी रोटी बन नहीं पाती मगर हम कोशिश ज़रूर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक सा खाना हो लेकिन जल्दी पक जाए और अच्छा पके तो बस और कुछ नहीं चाहिए होता। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद हुसैन की पोएट्री का व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया। जिन्होंने दुआएं दी अल्लाह ताला वो सारी दुआएं हमारे और आपके हक़ में भी कबूल फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि हमारी बेटी की भी 8th बर्थडे आने वाली है तो कोई तोहफ़ा बताइए। वैसे तो ऑनेस्टली मैं जब बच्चों को तोहफ़े में देती हूँ तो मैं हमेशा पैसे देती हूँ या गिफ्ट कार्ड देती हूँ। मुझे लगता है पेरेंट्स की भी हेल्प हो जाती है। बच्चे को क्या चाहिए वो हमें पता ही नहीं होता, तो बेहतर है कि वो खुद जाए और अपनी मर्ज़ी की चीज़ ख़रीद ले। तो मैं तो इस तरह से करती हूँ, लेकिन अगर दूसरे आपके बच्चे को गिफ्ट दें तो ऑब्वियसली वो बच्चे तो खुश होते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई। ये कुरान पाक ट्रांसलेटेड है, सिंप्लीफाइड है। इसमें हर सूरत को एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत सिंपल वर्ड्स में। हमारे यहाँ बच्चे रीडिंग बुक्स स्कूल से लेकर आते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आपने पढ़नी है। तो वो पिक्चर्स वाली किताबें होती हैं, उसमें सिंपल वर्ड्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है। कितने ही मज़े की बात है कि अगर आपका कुरान पाक की पाक किताब उसी तरह से एक्सप्लेन की गई हो और आपके बच्चे को इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। क्या ख़्याल है आपका? तो ये तोहफ़ा मुझे बहुत ही पसंद आया। और यहाँ पे जो मैं चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ इसके मुझे बहुत सवाल आ रहे थे कि आपने फ़ालूदा बनाया था तो कैसे बनाया था और दूध आप कैसे बॉईल करती हैं, वो तो हमारे पतीले में चिपक जाता है। पहली बात ये है कि वो लजीज़ा बाजी ने फ़ालूदा बनाया हुआ है, हम सिर्फ उसको पका लेते हैं। देगची की टिप ये है कि मैं पानी उसमें अच्छी तरह से गर्म करती हूँ और दूध को माइक्रोवेव में खौला लेती हूँ। ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाती हूँ और उसके बाद देगची में डालती हूँ। तो यानी कि अब देगची के अंदर इसका पकने का टाइम बहुत थोड़ा रह जाता है। तो उसमें दूध के नीचे चिपकने के कोई चांस नहीं होते, कुछ नहीं जलता और इसको फटाफट बॉयल भी आ जाता है। साथ ही जो है आप जब पानी पहले से पतीले में बॉईल करके रखते हैं तो आपका पतीला भी कुछ हीट रेजिस्टेंट सा हो जाता है, नहीं क्या कहना चाहिए, नॉन स्टिक टाइप का हो जाता है। तो ये टिप हमेशा मेरे लिए वर्क करती है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, साशे खोलें, इसमें डाल दें और थोड़ी देर पकाएं, गाढ़ा हो जाएगा, इसके अंदर जो सवैयाँ हैं वो गल जाएंगी, तो आपका फ़ालूदा तैयार है। तो इतने मुझे मैसेज आ रहे थे कि आपने फ़ालूदा कैसे बनाया, आप पैकेट से फ़ालूदा बना के दिखाइए। तो मैंने सोचा कि आज ये काम मैं ज़रूर कर लूँ ताकि जिन्होंने भी बनाना है उनको इसको बनाने में आसानी हो। इसमें मुख्तलिफ़ फ्लेवर आते हैं और पिस्ताशियो फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। ठंडा ठार इसको सर्व करें और दावत से एक दिन पहले आप इसे बना के रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब होपफुली जिन्होंने मुझसे ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा था वो भी खुश हो जाएंगी। यहाँ पे हम जा रहे हैं मॉल इस वजह से क्योंकि बिल्ड अ बेयर में एक स्कीम होती है कि आपकी जिस महीने में सालगिरह है आप आएँ, हम आपको बेयर उतने पैसों में देंगे जितने साल के आप हुए। लेकिन उसमें आपको 18 साल से कम उम्र ही होना चाहिए क्योंकि अक्टूबर के महीने में मेरे घर में 3 सालगिरह आती हैं और जिसमें मेरे मियाँ भी शामिल हैं। तो वो खुद भी कहने लगे कि अच्छा मुझे भी मिलेगा टेडी बेयर। मैंने कहा हाँ, जितने साल के आप हो रहे हैं उतने पैसों में वो टेडी बेयर बहुत महंगा है। मॉल आएँ और विनर्स ना जाएँ, होम सेंस हो, विनर हो, मार्शल हो, उसका एक चक्कर लगाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बहुत अच्छे टॉवल्स आए हुए हैं, 12 से 13 डॉलर में बात साइज़ के टॉवल मिल रहे हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं और उन्हें टॉवल चाहिए तो वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं क्योंकि बहुत अरसा मैं पाकिस्तान से तौलिया उठा के लाती रही हूँ, लेकिन यहाँ के तौलिए भी अब काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गए हैं। वैसे बने हुए वही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के ही होते हैं। ये वीकेंड हमारा लॉन्ग वीकेंड है। ज़ाहिर है थैंक्सगिविंग, गुड फ्राइडे और हैलोवीन और सब कुछ आने वाला है इन 2 महीनों में। तो हर चीज़ पम्पकिन और उन्हीं सारे थीम के अकॉर्डिंगली मिल रही है। मज़े-मज़े के कलर्स हैं और देखने में इतने प्यारे लगते हैं। तो मुझे तो हमेशा ख़ैर ये लकड़ी की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। मगर अब मेरे पास कोई जगह नहीं है। बहुत लोग कहते हैं आप दिखाएँ कि आपने अपने घर में सामान कैसे रखा हुआ है, बर्तन आप कैसे रखती हैं? तो उसका जवाब मैं हमेशा ये देती हूँ, बहुत मुश्किल से रखती हूँ। यकीन करें, ज़रा सी गड़बड़ हो जाए कि बड़े के अंदर छोटा, छोटे के अंदर मज़ीद छोटा फिट नहीं किया,
तो कोई बर्तन फिट नहीं होता, मतलब पूरी अलमारी में आप कहीं कुछ रख नहीं सकते। तो एक ख़ास तरीके से हमेशा उसी हार्मनी के साथ, उसी तरतीब के साथ आपको बर्तन रखने पड़ते हैं जो सिर्फ़ मुझे आती है इस घर में, और इसमें मेरे घर में कोई हेल्प नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी को कहती हूँ प्लीज़ हेल्प करो बर्तन रख दो, तो 10 बर्तन बाहर ही रह जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई जगह नहीं होती। तो बहरहाल बर्तन रखने की स्टोरी तो ऐसी है। तो कभी मेरे पास कोई ह्यूज सा महल होगा जिसे मैं बर्तनों से नहीं भर लूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने बर्तन कैसे खोल-खोल के ऑर्गेनाइज़ तरीके से रखे हुए हैं। अभी तो बहुत मुश्किल से रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे तरह-तरह की चाय भी मिल जाती है और भी स्पगैटी भी रंग-बिरंगी मिल जाती हैं। तो मैं उस दिन पहली दफ़ा इस सेक्शन में आई थी तो बड़ा मुझे मज़ा आ रहा था देख के। उसके बाद हम जूते और पर्सेस की साइड पे गए क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देना है और मैं अच्छा गिफ्ट देना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो अब ये सर्च जो है वो जारी रहेगी और कुछ मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये शॉप मुझे हमेशा इतनी फ़ैसिनेट करती है। आपको पता है ये जो छोटे वाली चीज़ है तो कोई केक पॉपर्स टाइप की चीज़ है, लेकिन जो बड़े-बड़े से राउंड हैं ये एप्पल्स हैं। अच्छा, कैंडी एप्पल इतने अच्छी तरह से कोट किए हुए थे हैलोवीन की थीम के हिसाब से, मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। वैसे तो टू मच शुगर है, लेकिन आप इनकी सफाई मुलाहिज़ा करें कि कितनी खूबसूरती से बनाए हुए हैं। और हम आ गए हैं बिल्ड अ बेयर में। यहाँ पे तरह-तरह के बेयर हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। हुसैन साहब की एक्साइटमेंट दीदनी है, मतलब आप हैरान होंगे कि वो किस कदर खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि $8 में उनको दुनिया जहाँ की नेमतें मिलने वाली हैं, हर चीज़ वो ख़रीद सकते हैं। उस टेडी बेयर को सजा सकते हैं, सँवार सकते हैं, उसको हैरी पॉटर बना सकते हैं, हैरी पॉटर के कपड़े देखे जा रहे हैं। तो हमें टेडी बेयर मिलना था $8 का, मगर कपड़े लगे हुए थे $25 के। ये स्कार्फ़ लगा हुआ था $10 का। मैंने कहा हुसैन, जो आपको गिफ्ट में पैसे मिले हैं ना, मैं उसी से आपको ये शॉपिंग करवा सकती हूँ, अदरवाइज़ $8 ही मैं दूँगी आपको। तो काफ़ी टफ़ डिसीजन था, ज़ाहिर है अपने पैसे खर्च करना तो किसी को नहीं अच्छा लगता। वो एक कहावत मशहूर है ना कि दुनिया उसी वक़्त तक हसीन थी जब तक बाप के पैसे खर्च करते थे, यानी कि माँ-बाप के। जैसे ही अपने पैसे खर्च करने शुरू किए तो ज़िंदगी दुश्वार हो गई। वैसे ये सब हमने कहीं न कहीं तो फ़ील किया ही है ना? तो ख़ैर बड़ी मुश्किल से उन्होंने फ़ैसला किया कि हाँ, मैं ये पैसे जो हैं वो ख़र्च कर लेता हूँ और अपने टेडी बियर को हैरी पॉटर बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने स्पेल भी रिकॉर्ड करवाया और अब ये टेडी बियर भरा जा रहा है। इस पाइप से रुई निकल रही है जो टेडी बियर को फ़िल कर रही है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको सख्त सा स्ट्रॉन्ग सा ताकतवर सा भालू चाहिए या फिर आपको वो बेचारा विगली सा सॉफ्ट सा चाहिए। तो हुसैन साहब को मीडियम चाहिए था। तो वो जो ख़ातून थी वो बड़ी हर चीज़ में उनसे पूछ रही थी। और फिर हमारी बेटी साहिबा की भी सालगिरह आने वाली है, तो उन्होंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी लूँगी। अच्छा, वो बड़ी हैं ना तो अक्लमंद हैं, उनको पता था कि अम्मा अब मुझे भी यही ट्रिक लगाएंगी कि तुम्हारा जो बर्थडे का गिफ्ट होगा वो तुम अपने भालू को ड्रेसअप करने में खर्च कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने भालू को कपड़े नहीं पहनाने, जंगल का जानवर है, बगैर कपड़ों के ही अच्छा। तो उन्होंने कपड़े नहीं पहनाए, मगर हुसैन साहब का भालू जो है वो बन रहा है हैरी पॉटर। बचपन में मुझे पॉकेट मनी मिला करती थी और उसके अलावा हमें अपने दोस्तों को कोई भी गिफ्ट देना होता था तो उसी में से मैनेज करते थे। इससे हमें पैसों की कदर भी होती थी कि अगर एक जगह पे खर्च करने हैं तो डेफ़िनेटली खाने पीने के पैसे हमें कम करने पड़ेंगे, है ना? तो कुछ सीखते हैं आप। दूसरा, एक और चीज़ मैंने बहुत अरसे बाद जाके सीखी। मुझे शुरू में लगता था कि बच्चों को बर्थडेज़ पे जो पैसे मिलते हैं वो माँ-बाप को खर्च कर लेने चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, वो बच्चों की अमानत होती है और उन्हें दिए हैं किसी ने तो सिर्फ़ उनकी ज़ात पे ही खर्च होने चाहिए। तो ज़रूर इस बात की नियत कर लिया करें आप कि हमने बच्चों के गिफ्ट के पैसे उन्हीं के लिए इस्तेमाल करने हैं। चाहे आप उससे उनका लंच ख़रीदें, उन्हें कपड़े ख़रीद के दें, व्हाटएवर, मगर ज़रूर ये नियत किया करें। थैंक यू। और जी यहाँ से निकले तो अभी हमने सैटरडे को अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाना है, उन्होंने दावत पे बुलाया है। तो मैं ऐसे ही स्टोक्स पे आ गई, मैं देख रही थी कि क्या मज़े-मज़े की चीज़ें आई हैं और यकीन करें बहुत प्यारे बर्तन आए हुए थे। अगर पम्पकिन नहीं बना होता हर चीज़ पे तो शायद मेरा दिल आ ही गया था कि मैं ख़रीद लूँ।
मगर बहरहाल ये केक ट्रे तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी? इसके कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है ना? तो बस फिर यहाँ से हमने कुछ गिफ्ट वगैरह देखे, कुछ अपने लिए कुछ चीज़ें देखी, बस देखी दिखाई काम किया है, अभी तो कुछ ख़रीदा नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला जब कुछ ख़रीदेंगे तो ज़ाहिर है आपको भी नज़र आएगा ही। और जी ये है नेक्स्ट डे और आज मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने सोचा था आज मैं एक नई ब्रेड बनाऊंगी जिसको कहते हैं बाबका। बाबका मैंने पहले भी बनाई है चॉकलेट के साथ, मगर आज मेरे दिमाग में बहुत रंगीन ख्याल आ रहा था। तो पहले तो ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। आपने 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है, उसमें इंस्टेंट ईस्ट डाला है, चीनी और नमक। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें, वार्म मिल्क के साथ इसको आपने गूंदना है। बहुत गर्म दूध नहीं है मगर वार्म है। एक अंडा जाएगा इसके अंदर और साथ में जाएगा इसके वनीला एसेंस। जब ये सब चीज़ें एक फॉर्म ले लेंगी तो फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर बटर डालना है और इसके अंदर 3 टेबलस्पून हम बटर डालेंगे। ठीक हो गया। इसमें से शुगर और वनीला एसेंस निकाल देना, तो आप इसको पिज़्ज़ा डो भी समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम तो बाबका बनाने लगे हैं तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से इसको 5 से 10 मिनट आपने हाथ से गूंदना है। मैं मशीन से गूंद रही हूँ, अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो हम इसको राइज़ होने के लिए रख देंगे। पहले मैं आपको पूरी रेसिपी विद इंग्रेडिएंट्स जो है वो समझा दूँगी, उसके बाद बताऊँगी कि हुआ क्या। ख़ैर जी, मैंने सोचा कि ये बाबका हम डिफ़रेंट बनाते हैं और इसको हम बनाते हैं फ्रेंजीपैन के साथ। अच्छा, फ्रेंजीपैन जो है ना वो आलमंड का पेस्ट होता है। मेरे पास पूरे आलमंड्स नहीं थे, बादाम थोड़े से कम थे, तो मैंने थोड़े से ओट्स और थोड़े से अखरोट ले लिए। ठीक है? अंडा है, चीनी है, आलमंड एसेंस है, आप चाहें तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं और थोड़ा-सा जैम। यहाँ पे हमने क्या किया है कि मक्खन है, मेल्टेड मक्खन नहीं लेना है, हमने रूम टेम्परेचर सॉफ्ट मक्खन लिया है। उसके अंदर आपने चीनी डाली, चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा आलमंड एक्सट्रैक्ट डाला और जो वहाँ पे अखरोट, बादाम और ओट्स रखे हुए थे उनको अच्छी तरह से पीस लिया। 1 कप बादाम का पाउडर चाहिए था, मेरे पास 1 कप नहीं था, तो मैंने इस तरह से जुगाड़ की, शॉर्टकट किया और मैंने इस तरह से बना लिया। ठीक हो गया। इससे भी बड़ा अच्छी टेक्सचर वाला आपका आमेज़ा तैयार होता है। इसमें हमने डाल दिया अंडा। बहुत ही स्मूथ सी क्रीम तैयार हो गई। अब आपने उसको साइड में रख देना है। यहाँ पे मैंने 1.5 घंटे बाद आटा खोला तो उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ओहो! मेरा यीस्ट जो है वो एक्सपायर हो चुका था। मुझे वो बॉटल फेंकनी थी, जो कि ये बॉटल थी, और मेरे पास न्यू बॉटल मौजूद थी। मगर मैंने वही जो हमारी देसी मेंटालिटी होती है, मैंने कहा वो 1 चम्मच इसमें पड़ा हुआ है, तो मैंने पुरानी बॉटल में से वो 1 चम्मच डाल दिया। वो इनएक्टिव था, जिसकी वजह से मेरा डो बिल्कुल राइज़ नहीं हुआ। इतना मेरा दिल खफ़ा हुआ, मैंने कहा यार मेरी 1.5-2 घंटे की मेहनत चली गई। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने दोबारा नया डो गूँधा है सेम तरीके से और अब मैं उसको राइज़ होने रख रही हूँ। तो अब पुराने डो का क्या करेंगे? ज़ाया हो जाएगा? कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। हम कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही सकते हैं। कोई ना कोई चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आटा है, उसमें अंडा, मक्खन सब कुछ डला हुआ है। तो आप उससे कुछ तो बना सकते हैं। आप उससे रोटियाँ भी बना सकते हैं। मगर चीनी थी तो मुझे लग रहा था थोड़ी मीठी-मीठी रोटियाँ होंगी तो मीठे पराठे बहुत अच्छे बन सकते थे। मैंने ये आइडिया सोचा कि मैं इसकी सिनेमन स्टिक्स बनाती हूँ, जो कि थोड़ी-सी हार्ड होती हैं और चाय के साथ आप खा सकते हैं। क्योंकि ये राइज़ नहीं हुआ, तो इसको मैं अच्छी तरह से रोल कर लूँगी और बिल्कुल पतला बड़ा सा रेक्टेंगल जितना पॉसिबल है आप इसको रोल कर लें। पार्चमेंट पेपर यूज़ करेंगे तो ज़िंदगी बड़ी आसान है, बहुत आराम से सारा काम होगा। इस पे लगाएं बटर। 2 टेबलस्पून बटर मोर देन इनफ है, इससे कम भी लगा सकते हैं क्योंकि उसके आटे में भी काफ़ी बटर है। फिर ऊपर मैंने सिनेमन और ब्राउन शुगर को मिला के डाल दिया है। सही हो गया, जैसे कि सिनेमन रोल बनाते हैं। अब हम इसको ऐसे ओवरलैप करेंगे। इसको मैं ट्रांसफ़र पहले करूँगी बेकिंग डिश में, क्योंकि अगर मैं इसे एक दफ़ा काट लूँगी तो फिर मुझे लग रहा था कि मुझे उठाना शायद मुश्किल हो। तो बेकिंग डिश में ही सारा काम करते हैं। सिंपल तरीके से आप इस तरह से इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखा आपने कितना आसान है। अब मैं रोलिंग पिन से इसको थोड़ा-थोड़ा सा और फैला लूँगी। आप इसके लिए बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिंपल छुरी से या फिर पिज़्ज़ा कटर से बारीक-बारीक सी स्ट्रिप्स काटें, इस तरह से रोल करें और इनको आप लाइन अप करते जाएँ। समझ आ गया? तो कितनी अच्छी सी खूबसूरत सी सिनेमन स्टिक्स तैयार हो सकती हैं, जो कि आपके चाय के साथ, नाश्ते के साथ बहुत-बहुत मज़ा कराएँगी।
वीडियो का ये वाला सेक्शन और आने वाला सेक्शन मैंने सिर्फ इस वजह से आपके साथ शेयर किया है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जब भी आप कोई काम करते हैं और पहली दफ़ा शुरू करते हैं या उसमें कोई नया तजुर्बा करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि वो पहली दफ़ा में परफेक्ट ना हो, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ठीक है, अब ये देखें 1.5 घंटे में ये डो कितना प्यारा राइज़ हुआ है। पहले वाले डो को देखा था, बिल्कुल वैसे के वैसे रहा था। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ख़मीर को पहले चेक कर लें, वरना आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो कभी कभी हमारे जैसे लोग भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखें ज़रा कितना प्यारा ये राइज़ हुआ है। इसको आपने पंच डाउन करना है। उसी तरह पार्चमेंट पेपर पे मैं इसको निकाल लूँगी। आप रोलिंग पिन से इसको फ्लैट करें, रेक्टेंगल बनाएं, या फिर एक और तरीका भी है इसको रेक्टेंगल बनाने का। बाज़ औक़ात रोलिंग पिन से आटा बहुत जल्दी फैलता नहीं है, तो उसका एक और तरीका भी हो सकता है। वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ, क्योंकि शुरू में मैंने बहुत कोशिश की कि ये इससे हो जाए, पर ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। सिंपल आटे को उठाएं और उसको स्क्वायर करने की कोशिश करें, मतलब जितना आपके हाथों से पॉसिबल है उसे स्ट्रेच करके एक रेक्टेंगल बना लीजिए। ठीक है, मैंने अपनी रोलिंग जो नीचे ट्रे है उसके ऊपर उसे रखा है। मेरा टारगेट यही है कि मैं इतना बड़ा कर दूं जितनी बड़ी वो नीचे शीशे वाली ट्रे है। उसके बाद पार्चमेंट पेपर लेके आप इस तरह से फैलाएंगे तो बहुत सहूलत से फैल जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शनल है, इसमें जैम डालना है या नहीं डालना, लेकिन मुझे लगा कि अच्छा लगेगा। मैं चैट जीपीटी से कह रही थी कि मैं फ्रेंजीपैन के साथ बनाऊंगी बाप का, तो चैट जीपीटी ने आगे से मुझे जवाब में लिखा कि टू एडवेंचरस, आप बहुत एडवेंचरस हैं। तो मेरा एडवेंचर अभी मेरे गले पड़ने वाला है। देखें, इसमें मक्खन था, मैं इसको कहीं और रखती, मैंने चूल्हे के पास रखा और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये बहुत मेल्ट हो गया। और दूसरा, ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है किसी भी ब्रेड के अंदर लगाने के लिए, इसकी हाफ़ क्वांटिटी मुझे लगानी चाहिए थी। दो गड़बड़ हुई यहाँ पे, जो मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कुछ गड़बड़ की है। फिर मैंने सोचा मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी तो शायद ये सेटल हो जाए, मगर नहीं, इतना ज़्यादा मक्खन है, ये फ्रिज में रखने से सेटल नहीं होगा, ये बेकिंग में आपको इशू देगा। बहरहाल मैंने अपने दिलो दिमाग की बिल्कुल नहीं सुनी, क्योंकि मैं थक गई हुई थी। अब 2-2 मुझे काम एक्स्ट्रा करने पड़े, तो अब मैं सोच रही थी कि नहीं यार, मैं बना लेती हूँ, मैं मैनेज कर लूँगी। अच्छा, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि अगर इस लोफ़ को मैं इसी तरह से, इस हालत में बेक करती, ये तब भी शायद बेहतर रहता, क्योंकि इसके अंदर सारी फिलिंग बंद है। वो बेक हो जाती, अंडे की वजह से सेटल हो जाती, मगर नहीं, मैं तो इस पे डिज़ाइन भी बनाऊँगी। तो अब डिज़ाइन बनाने के लिए जब मैंने इसको 2 हिस्सों में तक़सीम किया, तो वो जो एक्स्ट्रा फिलिंग थी ऑब्वियसली मेल्टेड बटर के साथ, वो सारी की सारी छलांग मार के बाहर आ गई। अभी भी मुझे लग रहा था कि मैं इसको मैनेज कर लूँगी, मतलब मुझे चाहिए था मैं एक्स्ट्रा फिलिंग यहाँ से चम्मच से स्कूप आउट कर लेती, मगर नहीं, फिर मैं उस एक्स्ट्रा फिलिंग का क्या करती। टिपिकल ब्राउन आंटी वाली मेरी थिंकिंग कि हाय ये ज़ाया हो जाएगी, मैं इसका क्या करूँगी, तो मैंने इसी पे रखा। अब इसको मैं राइज़ होने के लिए रखना है, तो मुझे पार्चमेंट पेपर बहुत गंदा लग रहा था, तो अगेन मैंने बेकिंग ट्रे शिफ्ट की है। आप लोग देख रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा मेहनत भी और एक्स्ट्रा बर्तन भी। बहरहाल मैंने इसके ऊपर बादाम लगाए और इसको थोड़ी देर राइज़ होने रख दिया। 30 टू 40 मिनट्स आपने इसको राइज़ होने रखना है। उसके बाद आपको ये नज़र आएगा कि ये फ्लफ़ी हो गई है। उतनी देर में आपकी सिनेमन स्टिक्स जो हैं वो बेक हो रही हैं। जब वो निकलेंगी तो हम इसको अंदर डालेंगे। तो जी, हमारी स्टिक्स इतनी प्यारी बेक होके निकली, इतनी खूबसूरत, इतनी फ़र्म। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर शुगर का ग्लेज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगा ये ऑलरेडी बहुत मीठी हैं। तो ये माशाल्लाह ये वाला जो हमारा तजुर्बा था ये तो कामयाब रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े की थी हैं। तो आप ये बना सकते हैं। होपफुली आपका डो राइज़ हो जाए। हमारा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। तो जी, इन स्टिक्स ने तो मेरा दिल बहुत खुश किया, और उसके बाद हमने 30 मिनट के लिए ब्रेड को बेक होने के लिए रख दिया, और जब वो बाहर निकली तो वो इस कदर बड़ी सारी फैली हुई ब्रेड, मुझे इतना दिल मेरा खफ़ा हुआ। मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की है, इसमें इतना माल मसाला डाला है, इसको तो बहुत अच्छा होना चाहिए था। खैर, मैंने गरम-गरम ब्रेड का एक पीस तोड़ा और खाया। आप यकीन करें, ये बहुत मज़ेदार ब्रेड थी। ये सीरत में बहुत अच्छी थी, इसकी सूरत में बेशक मसले मसाइल थे, मगर सीरत में बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठकर आई तो किचन में मैंने देखा कि ब्रेड तो हाफ़ से ज़्यादा खा ली थी लोगों ने।
मुझे लगा कि ये डेफ़िनेटली बहुत अच्छी होगी, फिर मैंने एक पीस निकाला और खाया। आप यकीन करें ये ब्रेड बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ेदार थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-3 सिग्नल्स जो मुझे मेरा दिमाग दे रहा था उनको इग्नोर करने की वज़ह से इसके साथ ऐसा हुआ। अगर मैं इसके अंदर थोड़ी-सी कम क्वांटिटी में लगाती या फिर इसका डिज़ाइन ना बनाती तो प्रॉबेबली ये ज़्यादा खूबसूरत होती। तो बेकिंग में, कुकिंग में और लाइफ़ में ऐसा होता है। कभी-कभी कुछ तजुर्बे नाकाम हो जाते हैं, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी को खूब अच्छे से एन्जॉय करें और हर हालत में अल्लाह ताला का बहुत-बहुत शुक्र अदा किया करें। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।